2026 की पहली वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ट्रम्प अटैक्ड वेनेजुएला। Nicolas Maduro had his chance until he didn't. ट्रम्प ने बॉर्डर पार करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर किया है। एंड फॉर वंस रीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Venezuela has the largest oil reserves in the world. ये इमेज देखिए, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व सऊदी अरेबिया में नहीं, रशिया में नहीं, वो है वेनेजुएला में, जो अमेरिका का पड़ोसी है। और अगर पड़ोसी के पास इतना ज्यादा ऑयल है तो फिर ट्रम्प कुछ नहीं करेगा? ऐसे कैसे हो सकता? यहाँ ट्रम्प ऑफिशियली तो रीजन देता है ड्रग्स का, लेकिन ड्रग्स का प्रॉब्लम तो मैक्सिको में भी है, कोलंबिया में भी है, तो फिर अटैक सिर्फ वेनेजुएला पर ही क्यों? मेरी एक थियोरी है कि 2026 हम सब के लाइफ का सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड साल होने वाला है। वेनेजुएला पर ये जो अटैक हुआ है ये बस एक शुरुआत है। इस साल अलग अलग देशों में तख्ता पलट होने वाला है, वॉर्स होने वाली हैं। अलग अलग समय पर अमेरिका ने ऐसे ही अपने आस पड़ोस में रेजिम चेंज ऑपरेशंस करवाए हैं। अमेरिकन डेमोक्रेसी आने के बाद एक देश मानो एक स्वर्ग समान ही बन जाता है, और इसका एग्जाम्पल आप इन देशों में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि वेनेजुएलन क्राइसिस से भारत को क्या सीखने की जरूरत है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आज ट्रम्प ने वेनेजुएला पर अटैक किया, कल पता नहीं कहां पर करेगा। ऑल ऑफ दिस शोज कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर की रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नए नए टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, वही देश बेनिफिट करेगा। एआई ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। कई बिजनेसेस एआई को यूज करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। आप भी एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है। बाय जॉइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग हैपनिंग दिस सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM। वैसे तो ये ट्रेनिंग 10,000 रुपए की होती है, लेकिन हमारे पार्टनर्स आउटस्किल ने ये आपके लिए दी है बिल्कुल फ्री में। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप सीखेंगे एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना विद 10+ टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना बिना किसी कोड के, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियो बनाना, एआई एजेंट्स डेवलप करना। 40+ देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये ट्रेनिंग आप ही के लिए बना है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए, एआई को समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाकर क्लिक कीजिए। ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस आउट। चैप्टर 1, What is happening? Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. ये है निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट, जिन्हें आज ट्रम्प ने कैप्चर किया है। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? इस पूरे सिलसिले की टाइमलाइन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। मुझे अमेरिका के एक काफी इंटरेस्टिंग बंदे का एक काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट मिला जो 2 साल पुराना है। आई एम कमिंग फॉर यू मदुरो, रॉकेट इमोजी एंड बॉम्ब। मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ, जिसने 2 साल पहले ही एयर स्ट्राइक्स का मेंशन किया था। यानी वेनेजुएला में जो हो रहा है वो रैंडम बिल्कुल नहीं है, वो बहुत समय से प्लान हुआ है। सितंबर 2 को अमेरिका ने ओशन में कुछ बोट्स को स्पॉट करना स्टार्ट किया। अमेरिका कहता है कि इन बोट से ड्रग्स अमेरिका आ रहे थे, और किसी भी वार्निंग के बगैर अमेरिका ने इन बोट्स को उड़ा दिया। वन आफ्टर अनदर ऐसे ही बोट्स पर अटैक होते गए। 15 सितंबर को ट्रम्प ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने 3 टेररिस्ट को मारा है। तब से लेकर 24 अक्टूबर तक ऐसे और एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू हुए, और बोट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉरशिप USS जेरल्ड R. फोर्ड इस रीजन में आ गई। ये एक साइन था कि वेनेजुएला में जल्द ही बहुत कुछ होने वाला है। 31 दिसंबर आते आते 30 से ज्यादा बोट्स को उड़ाया गया था। 110 से ज्यादा लोगों को अमेरिका ने मार गिराया था। और फाइनली 3 जनवरी को 150 US एयरक्राफ्ट्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में कराकस के कई टारगेट्स को हिट किया। पूरे कैपिटल में एक्सप्लोजन्स हुए। डेल्टा फोर्सेस ने मदुरो के पैलेस को इन्वेड किया और मदुरो को अमेरिका ने कैप्चर किया। अमेरिका इसे वॉर ऑन ड्रग्स मानता है। अमेरिका मानता है कि मदुरो रिस्पॉन्सिबल था ड्रग्स को अमेरिका भेजने के लिए। और हम में से किसी को भी कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि एक्चुअल रीजन ड्रग्स हैं या फिर ऑयल। ड्रग्स तो बस बहाना है, रियल रीजन ऑयल को चुराना है। ये हो गए वो फैक्ट्स जिससे सारे बेसिस कवर हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना स्टार्ट किया
कि वेनेजुएला के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि अमेरिकन ट्रूप्स ने लिटरली एक दूसरे देश को इन्वेड किया, वहां पर बॉम्बिंग्स किए, तो फिर वहां के लोकल लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? इस ओल्ड लेडी को देखिए, इसके खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। चैप्टर 2, Why is Venezuela celebrating? I'm Venezuelan and let me tell you something. This is the happiest day of my life. They have massacred us, intimidated us, humiliated us. And today we finally recover hope. This is the best thing that could happen to Venezuela. This is what all Venezuelans want. आज वेनेजुएला के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला का हाल मदुरो की सरकार में बहुत खराब हो चुका था। वेनेजुएला में हमें एक पैराडॉक्स देखने मिलता है। यूजुअली लोग यही मानते हैं कि अगर किसी कंट्री के पास ऑयल है तो उस ऑयल वेल्थ से वो देश और वहां के लोग बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। सऊदी अरेबिया को देखिए, यूएई को देखिए, या फिर किसी भी गल्फ नेशन को। लेकिन वेनेजुएला के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स भी हैं और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्फ्लेशन भी। एक जमाने में वेनेजुएला में 1 मिलियन% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। इमेजिन 1 मिलियन%। जब 8 या 10% इन्फ्लेशन होता है तो हमें लगता है कि अरे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हर साल चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो 1 मिलियन% इन्फ्लेशन इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेनेजुएला की इकोनॉमी शायद दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमीज में से एक है एंड आई फील कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर नीचे इकोनॉमी स्पैम कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर 2000 कमेंट्स आते हैं तो फिर हम ये वीडियो जरूर बनाएंगे। हाइपर इन्फ्लेशन का एक्चुअल इंपैक्ट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचिए कि आप पूरा महीना काम करते हो, अपने सारे खर्चे प्लान करते हो, लेकिन जब आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है तो क्या होता है? जो दूध का पैकेट महीने के शुरुआत में 50 रुपए का आपको मिलता था, वो महीना खत्म होते होते 200 या फिर 300 रुपए का हो जाता है। तो फिर कोई भी अपने घर खर्च प्लान कैसे करेगा? और ये सेम हाल सिर्फ दूध का नहीं, हर एक बेसिक नेसेसिटी का भी होता है। एज अ रिजल्ट कोई भी दुकानदार चीजें बेचना चाहता ही नहीं। लोग होर्डिंग करते हैं और स्कैरसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर किसी दुकानदार के पास कुछ है तो फिर वो पहले सोचता है कि मेरी फैमिली की जरूरतें पूरी करते हैं और फिर बाद में बेचेंगे। उसे पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं। 30 घंटों के लिए लाइन में खड़ा रहने के बाद लोग देखते हैं कि चीजें कोई बेचने के लिए रेडी है ही नहीं। लोग बैंक में पैसा रख ही नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्ट इज वर्थलेस। सेविंग्स करने का, इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि 15% रिटर्न्स भी आए तो फिर भी इन्फ्लेशन उससे ज्यादा होने वाला है। ऐसी भी न्यूज आई थी कि कई लोग अपनी सैलरी कैश में नहीं, कैश प्लस एग्स में ले रहे थे। ये देखिए, ये बंदा अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अंडों में कलेक्ट करके घर जा रहा है। यानी वेनेजुएलन बोलिवार की वैल्यू अंडों से भी कम हो चुकी थी। ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से वेनेजुएला के लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। 2024 में वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए और सबको लगा कि अब मदुरो को लोग वोट आउट कर देंगे, लेकिन ये इलेक्शंस रिग्ड निकले। काउंटिंग को 80% पे ही रोक दिया गया और मदुरो को 51% के साथ विनर डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ऑपोजिशन ने इंडिपेंडेंटली काउंट किया तो उन्हें पता चला कि 67% वोट्स के साथ उनका कैंडिडेट जीत चुका था, एडमुंडो गोंजालेस। 2013 से जब से मदुरो पावर में है, 8 मिलियन सिटीजन्स देश छोड़कर भाग गए हैं। यानी देश का 1/4 पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग चुका है। ये नंबर सुनकर आपको अंदाजा आ चुका होगा कि सिचुएशन कितनी खराब थी। तो जब मदुरो को कैप्चर किया गया तो फिर लोगों के रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। por su milagro, a los que no dejan de creer que Dios es grande. Gael por fin va a conocer Maracaibo después de tantos años. Era su anhelo. ये लोग सच में ऐसा ही मानते हैं कि अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद चीजें बेहतर होंगी। ऑन द सर्फेस ये ट्रम्प के फेवर में काम करता है, क्योंकि मीडिया बार बार यही वीडियोस प्ले करेगी और फिर लोगों का परसेप्शन ऐसा ही बनेगा कि मदुरो एक करप्ट डिक्टेटर था और इस डिक्टेटरशिप से अमेरिका ने वेनेजुएला को लिबरेट किया है। 2020 से मदुरो पर ड्रग टेररिज्म का आरोप है और अमेरिकन कोर्ट्स ने उसे दोषी माना है। मदुरो पर $25 मिलियन की बाउंटी थी, जो ट्रंप ने डबल करके 50 मिलियन कर दी। और वेनेजुएला जैसा देश अमेरिका से अकेला तो नहीं लड़ सकता, तो फिर ये ट्रंप के लिए काफी इजी विक्ट्री। चैप्टर 3, अमेरिकाज बिग मैसेज। व्हाइट हाउस ने सीधा ये इमेज पोस्ट की, फाफो यानी एफ अराउंड एंड फाइंड आउट। ये मैसेज सिर्फ वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये मैसेज अमेरिका के दूसरे राइवल्स के लिए, ये मैसेज चाइना के लिए,
ये मैसेज ईरान के लिए है, ये मैसेज रशिया के लिए। ये वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सिर्फ दो देशों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब एक देश कमजोर होता है तो इस पावर वैक्यूम को बहुत अलग अलग पार्टीज ऑब्जर्व करती हैं और उस वैक्यूम को फिल करने की, उसका फायदा लेने की कोशिश करती हैं। वेनेजुएला के केस में भी यही हो रहा है। आज की बात छोड़िए, ट्रंप के पहले टर्म में भी वेनेजुएला पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस ट्रंप ने लगाए थे। अब इसके रिस्पॉन्स में तभी से वेनेजुएला ने अलग अलग ग्लोबल पार्टनर्स ढूंढना स्टार्ट किया था और चाइना उनमें से एक था। चाइना ने वेनेजुएला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स दिए, ऑयल बैक डील्स किए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड किए। चाइना का लॉजिक सिंपल है, ऑयल सिक्योरिटी प्लस लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। आइडियोलॉजी से ज्यादा ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी। फिर आता है रशिया। रशिया के लिए वेनेजुएला सिर्फ ऑयल या इकोनॉमी का इशू नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। यूएस के बैकयार्ड में एक नया एलाय बनाना, आर्म्स डील्स करना, मिलिट्री कोऑपरेशन दिखाना, ये रशिया का तरीका है अमेरिका को दिखाने का कि अगर अमेरिका रशिया पर प्रेशर डाल सकता है तो रशिया भी अमेरिका पर प्रेशर डाल सकता है। और फिर आता है ईरान। ईरान और वेनेजुएला दोनों यूएस सैंक्शंस के टारगेट हैं, इसीलिए यहाँ पर एक नेचुरल अलाइनमेंट बनता है। दोनों का एनिमी सेम है, इसीलिए ये दोनों दोस्त हैं। चाइना, रशिया और ईरान, ये तीनों देश अलग अलग रीजंस के लिए अमेरिका के एनिमीज बन चुके हैं और वो डायरेक्टली अमेरिका से पंगे नहीं ले सकते, तो इसीलिए एक प्रॉक्सी कंट्री को चुना गया है और वो है वेनेजुएला। पिछले कुछ सालों से वेनेजुएला एक देश कम और एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन चुका था, जहां अलग अलग कंट्रीज अपना पावर प्ले कर रही थी। अगर आप वीडियो का इतना ही पार्ट देखोगे तो फिर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मदुरो एक इविल डिक्टेटर था और अमेरिका ने उसे उखाड़ कर फेंका है, यानी अमेरिका ने वेनेजुएला को बचाया है। लेकिन इस मोमेंट के बाद जो होता है वही अमेरिका के असली इंटेंशंस क्लियर करेगा, वेदर दे आर गुड और इविल। चैप्टर 4, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ट्रंप ने मदुरो को कैप्चर किया है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। अब क्वेश्चन है कि वेनेजुएला में आगे क्या होता है। 3 पॉसिबल सिनेरियोज है। नंबर 1, यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन। ट्रंप ने खुद कहा है वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, तो वेनेजुएला को वो कंट्रोल करेंगे और जब तक प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं होता तब तक वो वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे। यानी एटलीस्ट जब तक वेनेजुएला का ऑयल खत्म नहीं हो जाता तब तक ये छोड़ने वाले नहीं है। और अगर ये बात सच है तो फिर अमेरिका यहाँ पर वही करेगा जो उन्होंने अफगानिस्तान में किया है। एंड यू नो हाउ इट एंडेड फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जहां कहीं भी अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करती है वो देश बेटर नहीं होता, वो वर्स ही बन जाता है। यही कहानी दुनिया के कई और इंटरवेंशंस की भी है। इराक, लिबिया, सीरिया, यमन, कितने देशों की यही कहानी है। लोगों के लिए फायदा ना के बराबर था, फायदा हमेशा अमेरिका का ही हुआ है। नंबर 2, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। एडमुंडो गोंजालेस एक्चुअली इलेक्शन जीते थे, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया कहता है। तो अगर उन्हें सरकार सौंप दी गई तो शायद ये एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो सकता है। ऑन पेपर ये डिसीजन सही लगता है, लेकिन इन्हें मिलिट्री सपोर्ट नहीं है। मिलिट्री को सालों से मदुरो ने फंड किया, क्योंकि इलेक्शन कोई एक इंसान रिग नहीं कर सकता, उसे पूरे सिस्टम का सपोर्ट लगता है। और ये करप्ट सिस्टम चलाने वाले लोग अभी भी वेनेजुएला में ही हैं, जो नई सरकार को चलने नहीं देंगे। यानी अगर इस नई सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकार को सरवाइव करना है तो उन्हें भी अमेरिकन मिलिट्री का सपोर्ट लगेगा, यानी वो एक पपेट स्टेट ही बन जाएगा। ऑप्शन 3, वॉर कंटिन्यू होती है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने ऑलरेडी प्रेसिडेंसी अज्यूम कर ली है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर लोपेज और इंटीरियर मिनिस्टर डियोस्डालो कबेलो अभी भी पावर में। मदुरो गया, लेकिन उसकी रेजिम के एलिमेंट्स अभी भी वेनेजुएला में ही हैं। हो सकता है कि ये लोग अमेरिकन ट्रूप से फाइट बैक करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं टिकने वाले। मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिकन मिलिट्री के सामने सर्वाइव कर सकते हैं। अब इन तीनों सिनारियोज में से कोई भी सिनारियो रियलिटी क्यों ना बने, फैक्ट यही रहने वाला है कि अमेरिका वेनेजुएलन ऑयल पर कंट्रोल करने वाला है। यानी अब दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुके हैं। कैन यू इमेजिन कि इसका इम्पैक्ट दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों पर कितना हो सकता है। यानी अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि दिस इज अ डायरेक्ट मैसेज टू ऑल द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो पिछले कुछ सालों से सोच रहे थे कि क्या हमें पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए, क्या हमें अलग अलग देशों के साथ लोकल करेंसी में डील करना चाहिए। ये उनके लिए एक इनडायरेक्ट चुनौती होने वाली है। ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यूएस ऑयल कंपनीज विल इन्वेस्ट बिलियंस इन वेनेजुएला, और ये कोई नई बात नहीं है। यूएस कंपनी शेवरॉन ऑलरेडी मदुरो के टाइम में भी वेनेजुएला में काम कर ही रही थी। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा ऑयल है।
अब अमेरिका वेनेजुएला में ऑयल के वेल्स को रीबिल्ड करेगा और अपने हिसाब से ऑयल को रिफाइन करेगा। और गेस करो कि ये सारे प्रॉफिट्स कहां पर जाने वाले हैं। अब पैटर्न क्लियर हो रहा है, यानी यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है जो इराक में हुआ था। 2003 में सद्दाम को हटाने का रीजन था WMDs, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने इराकी ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल ले लिया। अफगानिस्तान में भी यही हुआ, डेमोक्रेसी के नाम पर वॉर। लेकिन 20 साल बाद जब अमेरिका चला गया तो वो देश पहले से भी वर्स कंडीशन में था। तालिबान वापस आ गया, करप्शन भी बढ़ गया और लोगों की कंडीशन इंप्रूव बिल्कुल नहीं हुई। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। अगर आप सोचते हैं कि वेनेजुएला इतना दूर है तो फिर अमेरिकन इंटरवेंशन से भारत को क्या फर्क पड़ता है? देन माय फ्रेंड, फर्क पड़ता है। नंबर 1, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। इंडिया वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता था। 2024 में इंडिया ने 63,000 to 1 लाख बैरल्स पर डे वेनेजुएला से खरीदे थे, क्योंकि यूएस सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला हमें डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल दे रहा था। लेकिन अब अगर अमेरिका वेनेजुएलन ऑयल पर कंट्रोल करने लगता है तो फिर ऑब्वियसली ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, यानी इंडिया में ऑयल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। नंबर 2, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इंटरनल। अगर आप सोचते हैं कि वेनेजुएलन कॉन्फ्लिक्ट जो भी था वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम था, देन यू आर करेक्ट। लेकिन अगर आप इतने बड़े ऑयल के खजाने पर बैठे हुए हो तो कुछ पायरेट्स आप पर नजर जरूर रखने वाले हैं। जब किसी कंट्री के अंदर क्रैक्स आते हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, पब्लिक एंगर, तो दुनिया सिर्फ देखते नहीं बैठती, दुनिया उसका इस्तेमाल भी करती है। यूएसए ने वेनेजुएला के इंटरनल क्राइसिस को डेमोक्रेसी, ड्रग्स और ह्यूमन राइट्स के नैरेटिव के थ्रू अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए लेवरेज किया है। और ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, रशिया भी यही करता है, चाइना भी यही करता है। दूसरे देशों के इंटरनल प्रॉब्लम्स को बार्गेनिंग चिप्स बनाया जाता है, और ये लैटिन अमेरिका में पहली बार नहीं हो रहा है, पूरे लैटिन अमेरिका में पहले से ये होता आया है। अलग अलग रेजिम चेंज ऑपरेशंस जो किसी ना किसी लॉजिक से या किसी ना किसी रीजन से जस्टिफाई किए गए हैं। इंडिया के लिए लेसन यही है कि स्टेबिलिटी इज इक्वल टू सॉवरेंटी। हमें ये देखना होगा कि इंडिया में क्या क्या इश्यूज हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम डिनायल में नहीं जी सकते कि इंडिया में कोई इश्यूज हैं ही नहीं, क्योंकि अगर हम उन्हें डिनाई करेंगे तो कोई ना कोई तीसरा उनका फायदा जरूर लेगा। एंड नंबर 3, अमेरिका इज अ सुपर पावर। ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि आज दुनिया में एक ही सुपर पावर है और वो है अमेरिका। अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर है, अमेरिका एक फाइनेंशियल सुपर पावर है और अमेरिका एक नैरेटिव सुपर पावर भी है। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उसे एक इन्वेजन कहा गया, लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया तो उसे इंटरवेंशन कहा गया। मुझे लगता है कि दोनों गलत, लेकिन इन दोनों अटैक्स को अलग अलग लेंसेस से देखना एक हिपोक्रेसी है। दुनिया राइट और रॉन्ग के बारे में नहीं सोचती, दुनिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचती है। दुनिया इमोशन से नहीं, फैक्ट से सोचती है। आज ये एक फैक्ट है कि रुपी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ये एक फैक्ट है कि अब तक हमने यूएसए के साथ ट्रेड डील नहीं साइन की है और इंडियन गुड्स पर अमेरिका ने 50% टैरिफ्स लगाए हुए हैं। वैसे ही ये भी एक फैक्ट है कि वेस्टर्न मीडिया का सालों से एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है, यहाँ के इश्यूज को हाईलाइट करके ये दिखाने के लिए कि इंडिया में डेमोक्रेसी स्लाइड हो रही है। ये एक साइन है कि सारी ग्लोबल पावर्स हमें उनके कदमों तले रखना चाहती है और ये पावर हमने ही उन्हें दी है। वेनेजुएला के एंड के लिए जितना ट्रंप जिम्मेदार है उतना ही मदुरो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इंटरनल इश्यूज को इग्नोर किया और जनता में गुस्सा बढ़ने दिया। इसीलिए आज एक आउटसाइडर वेनेजुएला में आकर सारे के सारे ऑयल फील्ड्स पर कब्जा कर रहा है और इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज वेनेजुएला की सिचुएशन ऐसी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। मदुरो की सरकार भी करप्ट और ट्रंप भी शाना, लेकिन इसमें वेनेजुएला के लोगों का कैसे होगा फायदा कोई नहीं जानता। दिस वॉज जस्ट द पार्ट 1 ऑफ आवर वेनेजुएला वीडियो। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि वेनेजुएला की इकोनॉमी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, उनसे मिस्टेक्स कहाँ हुई और उससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। I just want to say कि USA and the CIA in particular narrative warfare और psyops के मास्टर्स हैं। इसीलिए आप अगर कोई फिल्म देखोगे, कोई वॉर फिल्म देखोगे जो USA में प्रोड्यूस्ड है, तो USA हमेशा हीरो रहेगा। वो कोई भी देश में जाते हैं, कोई ईवल पर्सन को मात गिराते हैं और फिर हीरो निकलते हैं। एंड इंटरनेट हो या फिर कोई भी और मीडिया हो, फिल्म्स हो या फिर कोई कल्चरल एक्सचेंज हो, वो सारी इसमें यूएसए को सेवियर दिखाएंगे और फिर दूसरे पार्टी को जिसको उन्हें अटैक करना है उस प्लेस को वर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ दिखाएंगे। ऐसा दिखाएंगे कि दैट प्लेस इज़ अ हेल होल, लोग एकदम करप्ट है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है।
and then suddenly the USA swoops in like God saving everybody. और यही प्लेबुक हर बार कितने अलग अलग देशों में रिपीट होता रहता है. लोग आकर कहेंगे कि आर कंट्री इज एब्सोल्युटली टेरिबल एंड देन फिर पता चलेगा कि वो फेक था, जैसे इराक के केस में हुआ है. एंड द थिंग इज कि यूएसए ये सारे इन्वेजन्स एंड रेजिम चेंजेस इंस्टेंटली प्लान नहीं करता. इसके लिए बहुत सालों तक मेहनत होती है. फॉर एग्जाम्पल, यूएसए began training the Mujahideen in Afghanistan in 1977 or 78. And the Soviets attacked Afghanistan in 1979. So the CIA did this to get control over Afghanistan and weaken Russia at the same time. The problem with India is हम ये narrative psyops में बार बार फंसते हैं. हमें दिखता ही नहीं है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है. I am not saying that India is perfect. Our cities are broken, they are polluted, our leaders are corrupt. At the same time, there are a lot of people who are also trying to make a difference. जो हर देश में होता है. It's not 100% good or 100% bad, except USA, where everything is golden all the time. And I feel कि इंडिया में बहुत सारे लोग USA के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सीवियरली अंडर एस्टिमेट करते हैं. USA एक कंटिन्यूस वॉर फंडिंग मशीन है जो दुनिया के हर कोने में कभी ना कभी अलग अलग टाइम्स पर वॉर्स फंड करता रहता है, पुश करता रहता है, ताकि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हमेशा चलती रहे. No amount of trade deals, no amount of sucking up to any US leader is going to change that. Their US military industrial complex rules everything. तो बहुत सारे US loving Indian sepoys को ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप अब उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं. यू आर सकिंग अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन जब बात उनके कंट्री के इंटरेस्ट की आएगी तो वो आपको क्रश करेंगे. फॉर द यूएस, देयर कंट्रीज इंटरेस्ट एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट कम फर्स्ट. इट्स टाइम इंडिया डज द सेम. इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको बताना था कि वेनेजुएला की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आगे जाके वेनेजुएला का फ्यूचर क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. ट्रम्प का इंटरवेंशन सही होगा या नहीं ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. वी वांट टू थैंक आउटस्किल फॉर पार्टनरिंग विद अस फॉर दिस वीडियो. फ्री ट्रेनिंग कैंप है, उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 2026 बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है. अलग अलग देशों में तख्ता पलट होने वाला है, वॉर स्टार्ट होने वाली है और अमेरिका बहुत सारे देशों को फाफो कहने वाला है. अगला फाफो किसके लिए होगा, ईरान के लिए या चाइना के लिए? आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि एज वी ऑलवेज से इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट. और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है.